ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ था वीडियो क्षेत्र में। आज हम न्यू चैप्टर यानी नया लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम है गॉस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। गॉस का नियम पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन का यूज आएगा गॉस का नियम में। डेफिनेशन है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये सिंबल विद्युत फ्लक्स का होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके हम दो डेफिनेशन बता सकते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? ये कोई विद्युत क्षेत्र का कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने कल क्लास में बताया जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूले को। अब हम क्या करते हैं? पहले ये जो पृष्ठ है उसका एक अल्पांश क्षेत्रफल माना है। ये अल्पांश है जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल मान लिया मैंने डी ए। हम ये वाला क्षेत्र लेते हैं अल्पांश। तो एक और परिभाषा क्या हो सकती है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी ये जो क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अब इसके को परिभाषित कर सकते हैं फॉर्मूले के रूप में। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश, ये जो हमने अल्पांश लिया, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर है। अगर इसका फॉर्मूले के रूप में अगर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखे तो इसका क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम ई से डिनोट करते हैं तथा अल्पांश क्षेत्रफल जो हमने डी ए ले लिया के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे? हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स। ये अल्पांश है इसलिए विद्युत फ्लक्स को डी फाई से डिनोट करते हैं। और ये अदिश गुणनफल है इसलिए अदिश राशि है। अदिश राशि को उपयोग करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर इसका फॉर्मूले के रूप में लिखें तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। 11 में हमने पढ़ा था अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है? दो सदिश राशियों का गुणा करने पर यदि परिणामी गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं। गुणा तो दो सदिशों को ही करना है और राशि प्राप्त होती है अदिश, तो उसको हम क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को बीच में बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है इसलिए इसको डॉट गुणनफल या बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। अदिश गुणनफल में जब भी ये डॉट हटाया जाता है हमें याद होगा कॉस आ जाता है, कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा आता है। और एक और होता है सदिश गुणनफल।
सदिश गुणनफल क्या होता है? दो सदिश राशियों का गुणा करने पर यदि परिणामी गुणनफल सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको हम सदिश गुणनफल कहते हैं। उसमें हम बीच में इनटू का क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं। इसको सदिश गुणनफल को, और अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत गुणनफल भी कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस सवाल में इसको लिखना चाहे अब अदिश गुणनफल है, इसका मीनिंग क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। चौथा, अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहे, इसका मात्रक क्या लिखेंगे? देखिए, इसका मात्रक ई का मात्रक हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। या अगर इसका एक और मात्रक लिखना चाहे तो मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन अपॉन कूलम और एक होता है वोल्ट अपॉन मीटर। ई का मात्रक एक हो गया वोल्ट अपॉन मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट इनटू मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों सही है। एक तो क्या हो गया? न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, और एक होता है वोल्ट इनटू मीटर। ये वोल्ट कहाँ है? हमारा थर्ड चैप्टर आएगा, उसके अंदर विद्युत विभव विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, तब हमारा विद्युत विभव विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अगर हम इसकी डायमेंशन विमा लिखना चाहें, विमा लिखने के लिए मैंने बताया था पहले बल की विमा याद रखिए, बल की विमा m1 L1 e की पावर -2 होती है, फिर क्षेत्रफल की L² हो गई, और आवेश हम जानते हैं A1 E1 होती है। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगी? m1 1 और 2 कितना हो गया? 3, ये माइनस ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 a की पावर -2। इसकी विमा क्या होती है? m1 L2 t की पावर -3 a की पावर -1। तो ये हमारे इसके विद्युत फ्लक्स के बारे में हो गया। विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र में इसके किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर मैथमेटिकल रूप में फॉर्मूला लिखना चाहे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि? अदिश राशि है। इसका मात्रक दो मात्रक बताए, तो न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर और एक वोल्ट इनटू मीटर। इसकी विभा है। अब हम इसमें अलग अलग स्थितियां लेना चाहें, जैसे देखो यहाँ हमारे पास थीटा है। अब यहाँ मैं अलग अलग स्थितियां लूं। क्या स्थिति? पहली स्थिति क्या है? अगर जो विद्युत अल्पांश क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी हमने अभी एक क्या क्षेत्रफल बना है, ये इधर है या सही क्षेत्र है, हमने अभी थीटा एंगल पर बना है, 3D हम शो नहीं कर सकते। अब हम अगर ये क्षेत्रफल को कभी इस स्थिति में लें, कभी इसके लंबवत लें, अभी तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये ऐसे ही मान सकते। अब अगर मैं क्षेत्रफल को इधर ले लूं, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश एक ही दिशा में हो तो थीटा कितना होगा? 0। और 0 क्या होता है? 1 होता है। स्थिति फर्स्ट में जब इसमें स्थिति फर्स्ट क्या हुआ? जब E तथा DA परस्पर समांतर हो तो क्या होगा? जब E तथा DA का परस्पर समांतर हो तो हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है? 0, और 0 बराबर हम जानते हैं 1। इस स्थिति में जो फाई का मान होगा वो E DA हो जाता है। ये फाई का मान अधिकतम होता है, E फाई मैक्सिमम। ठीक है, यह फ्लक्स का अधिकतम मान होगा। जिसे निर्गत फ्लक्स कहते हैं, जिसे निर्गत फ्लक्स कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे? निर्गत फ्लक्स। पहले स्थिति क्या लेंगे? जब E तथा DA परस्पर क्या हो जाए? समांतर हो जाए। समांतर का मीनिंग क्या है? दोनों एक ही दिशा में हो जाए तो थीटा 0 होने की वजह से फ्लक्स का मान अधिकतम हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? निर्गत फ्लक्स भी कहते हैं। अब अगर मैं इसमें दूसरी स्थिति लूं,
विपरीत या विपरीत को एक नाम का मैंने प्रति समांतर कोण, तो थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। जब ई तथा डी ए परस्पर विपरीत या प्रति समांतर होता है, थीटा बराबर 180 और cos 180 की वैल्यू होता है बता चुके हैं -1। तो वो हम यहाँ पे वैल्यू रखें कौन सी मामले में डी फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा वैल्यू निकाला जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे डी फाइव का मान आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ cos 180 माइनस हो गया और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, डी फाइव इक्वल माइनस ई डी ए आई। तो ये इसका सबसे मिनिमम मान है, यह फ्लक्स का न्यूनतम मान है। इसे निवेशी फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? निवेशी फ्लक्स कहेंगे। जब ई तथा जी परस्पर विपरीत यानी ई इधर क्षेत्रफल इधर, तो ये सब क्या कहेंगे? निवेशी फ्लक्स। स्थिति फिर क्या हो सकती है? जब ये लंबवत हो जाए, क्या हो जाए? जब ई तथा डी ए परस्पर लंबवत हो, तो लंबवत होना तो क्या बराबर देंगे 90, cos 90 बराबर होता है 0। इस स्थिति में कोई भी फ्लक्स नहीं होगा तो डी फाइव क्या आएगा? तो निर्गत फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए? थीटा बराबर 0 यानी समांतर। निवेशी फ्लक्स के लिए थीटा बराबर 180। कभी कभी अरे क्षेत्रफल में कितना है? अगर सवाल में निर्गत फ्लक्स भी दे दिया, निवेशी फ्लक्स दोनों दे दिया, तो अंदर इस क्षेत्रफल में निकालने के लिए निर्गत में से निवेशी को घटा लेंगे, तो हमारा जो पृष्ठ है उसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। निर्गत में से निवेशी को घटाएंगे तो हमारे जो फ्लक्स में उपस्थित यानी पृष्ठ में उपस्थित फ्लक्स का मान आ सकता है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में आपका निर्गत फ्लक्स भी दिया हुआ है और निवेशी फ्लक्स भी दी दिया, और सवाल में दे दिया कि पृष्ठ में उपस्थित फ्लक्स का मान ज्ञात करो, तो निर्गत में से निवेशी घटाकर हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर स्थिति कोण निकालना चाहे इसमें, यह हमने क्या किया ना, अल्पांश के लिए फॉर्मूला निकाला था, क्या? डी फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए। अगर विद्युत क्षेत्र में स्थिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, तो हम जानते हैं जहां पर भी संपूर्ण पृष्ठ के निकालना है, टोटल निकालने के लिए हमेशा समाकलन किया जाता है। तो हमने अल्पांश के लिए डी फाइव इक्वल टू ई डॉट निकाला, संपूर्ण के लिए निकालेंगे फाइव इक्वल टू, यहां लग जाएगा समाकलन का निशान ई डॉट, ये आ जाएगा संपूर्ण के लिए। डी फाइव का फाइव क्यों हुआ? तो हम पढ़ चुके हैं डी एक्स का जो समाकलन होता है वो एक्स होता है, तो डी फाइव का समाकलन क्या हो गया? फाइव, इधर समाकलन का निशान लगा दिया, संपूर्ण के लिए इसलिए इधर समाकलन का निशान लगा के डी डॉट डी ए। तो ये हमारा पूरा विद्युत फ्लक्स के बारे में हुआ। क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हमारा विद्युत फ्लक्स के बारे में टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये हमने देख लिया विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, क्योंकि जो गाउस का नियम है, गाउस वैज्ञानिक था, उसने गाउस ने अपने नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकाली अलग अलग आकृति में, जैसे गोले के लिए, तार के लिए, चालक के लिए, उसके लिए गाउस का नियम होने के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला जाता है। उसके लिए हमने पहले विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, जो चैप्टर का पूरा नाम ये है गाउस का नियम। इंपॉर्टेंट होता है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है? पहले इसका कथन स्टेटमेंट सुनिए।
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक, ये हमने मन से माना, काल्पनिक बंद पृष्ठ यानी क्लोज पाथ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, हमने एक तो विद्युत फ्लक्स का मान अभी डेफिनेशन से निकाला, अब विद्युत फ्लक्स का मान हम गॉस के नियम से निकाल रहे हैं। गॉस के नियम से कैसे निकालेंगे? गॉस के नियम से आवेश की सहायता से हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका कथन क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों के या बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, जिसको हम सिग्मा क्यू से डिनोट करें, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या हुआ? कथन क्या आया? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कई कई स्टेटमेंट ये लिखा होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बात हुई है, या तो अनुपात लिखो या 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अपन अनुपात के रूप में फॉर्मूला देखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि आसानी से याद हो। क्या होता है? इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स हम कैसे गुणा कर रहे हैं? विद्युत फ्लक्स का मान इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, जिसको हम सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं, सिग्मा योग के लिए बताता है, तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्या हो गया? फाइव इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया? इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो फाइव क्या हो गया? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी एक हमने विद्युत फ्लक्स का मान डेफिनेशन से निकालना है, एक हम विद्युत फ्लक्स का मान गॉस के नियम से निकालना। याद रखिए, जो फ्लक्स की वैल्यू है वह आवेश पर निर्भर कर रहा है। अगर बंद पृष्ठ में आवेश का मान ही शून्य होगा तो फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। और यहां पर जो बंद फ्लक्स का मान है वो बंद पृष्ठ की आकृति, आकार, किस पे भी डिपेंड नहीं करता है।
वह ओनली फॉर वन पृष्ठ में उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। आकृति कैसी भी हो सकती है, कहीं पर गोलाकार भी ले सकते हैं, कहीं पर हम बेलनाकार भी लेंगे। आगे जब गॉस के नियम के रूप में पढ़ेंगे तो आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आवेशों पर निर्भर कर रही है। अगर आवेश का मान है तो फ्लक्स होगा, अगर वन पृष्ठ में आवेश का मान शून्य है तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू भी शून्य हो जाएगी। तो हमारी डेफिनेट स्टेटमेंट क्या हो गया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेट स्टेटमेंट होता है। गॉस का नियम बहुत अधिकतर आता है। तो पिछले साल विद्युत विभव पर सवाल आया था, हम बता चुके हैं संख्या जो 4 चक्कर होते हैं 1 से 4 क्वेश्चन मिला के इसकी विद्युत की चक्कर है, इसमें से एक बड़ा 4 नंबर का सवाल आता है। इन 4 चक्करों में से कोई भी एक 4 नंबर का सवाल बन सकता है। 1 से लेकर जो 4 चक्कर है उसमें से एक 4 नंबर का सवाल बनता है। पिछले साल हमारा आगमन में एक सवाल बन गया था, तो इस बार चांसेस हो कि गॉस के नियम पर बन जाए। तो अभी तक घूमने में बड़े सवाल से यही होता है। तो क्या हो गया, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक वन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान वन पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। यानी यह फ्लक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, आवेश को लेकर। अगर इसमें एक कोई छोटा सा सवाल हल्का सा छोटा सा इजी कैलकुलेशन है, क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल में या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। बहुत इजी सवाल है, बस हल्का सा दिमाग लगाओगे। हमारा विद्युत द्विध्रुव स्थिति और फ्लक्स का मान निकालना, फ्लक्स का मान निकालने के 2 फार्मूले हैं। मेरा फाई इक्वल ई डॉट डी है या फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पर हमारा विद्युत द्विध्रुव स्थिति, अब देखो सवाल में 2 चीजें आ गई, फ्लक्स भी निकालना है और एक विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी जानकारी होगा तो भी आंसर आता है। अब विद्युत द्विध्रुव की हमने डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी ये जिसको ये डेफिनेशन मालूम है वो इजीली सवाल कर सकता है। क्या डेफिनेशन है, यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं कुल आवेश निकालूंगा तो देखो दोनों आवेशों की प्रकृति समान है और विपरीत है, तो कुल आवेश क्या होगा 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि देखिए -2 और +2 था और मैंने बताया दोनों की प्रकृति समान है, परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। तो यहाँ जैसे माइनस और लिया या प्लस और लिया, तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू टोटल निकालूंगा तो -100 + 100 इक्वल टू 0। तो एक प्रकार से विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें टोटल आवेश 0 होता है, तो आवेश 0 हो गया तो हमारा फ्लक्स में क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव के लिए हमारा सिग्मा क्यू ही 0 हो गया। और सिग्मा 0 होने पर गॉस के नियम से क्या होता है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के लिए सिग्मा क्यू बराबर क्या होता है 0। तो गॉस के नियम से सिग्मा क्यू 0 है तो फाई क्या हो जाएगा 0। तो आपका गॉस के नियम का स्टेटमेंट क्या हो गया, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक वन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान वन पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। हम अब इस पर एक सवाल और करते हैं, फिर इसका उपयोग लेंगे। ये सवाल बोर्ड में क्या आया हुआ है, न्यूमेरिकल सवाल है कोई भी वन पृष्ठ दे दिया और उसका अलग अलग आवेश दे दिए, जैसे 2 कूलम
3 कूलम और -4 कूलम। और सवाल आ गया 1 प्लस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? क्या है? प्लस रेडियस का हमें रेडियस प्लस 2 3q और -2 1 प्लस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? तो हमारा पहला काम होता है विद्युत गॉस का नियम लगाना है। गॉस का नियम में कुल आवेश निकाल सकते हैं। कुल आवेश निकालने के लिए हमारे अलग अलग आवेश दिए हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 1 प्लस से बड़ी बात 1 प्लस में उपस्थित कुल आवेश सिग्मा 2। मैंने ऐसा गुलाम में दिया है। अब गुलाम में भी दे सकता है, माइक्रो गुलाम में भी दे सकता है, मिली गुलाम में भी दे सकता है। फिर हमने कुछ चेंज करने का तरीका बताया है। तो यहाँ क्या रहेगा? देखिए 2 प्लस 3 -4, जो 2 प्लस और माइनस में सिग्मा 2 बराबर क्या हो गया? 5 से 1 गुना। अब हमको क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स सीधा साधा गॉस का नियम लगाना। क्या आता है? फाई इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू सिग्मा 2 तो 1 हो गया। और मैंने बताया है एप्सिलॉन नॉट के इन सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं देंगे। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पड़ी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व कीजिए। पॉइंट लगाया तो ऊपर 100 लग गया, तो 100 बटा 885 और ये ऊपर जाके 10⁻+5। अब 100 में 885 का भाग देके जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उसकी यूनिट लगाना जरूरी है। तो इसके दो यूनिट बनाएंगे, तो न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू हो गया। 100 में इसको डिवाइड कर लेना, 44 कुछ नहीं करना है। तो हमें 885 का डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट में आंसर याद हो जाएगा। ये हुआ प्रश्न। यानी कोई भी अगर प्रश्न दे दिया और विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले 1 प्लस में उपस्थित आवेश निकालो। आवेश निकालने के बाद उसमें गॉस का नियम लगाओ। गॉस का नियम लगाने के बाद उसमें हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना। एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से भी हम एक फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पाई इक्वल टू E डॉट डी है। E दे दे और डी ए दे दे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दे और अल्पांश, तो उसके लिए अभी गुणनफल करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट में सवाल आया है और हमें